नमस्कार। चरकूट खोज चैनल में आप सबका स्वागत है। इसमें हम जो है 14वें गद्य तक, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में 14वें गद्य तक बात कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे इसके आगे जो विषय है वो है कि किस तरह से मन और इंद्रियां जो अगर हीन मिथ्या अतियोग में संलग्न होती हैं तो वो रोग का कारण होती हैं, और अगर समता से वो प्रबल होती हैं तो वो जो है वो स्वास्थ्य का कारण होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तदर्थ अतियोगात इंद्रियां जो हैं वो इसमें जो गद्य आया वो क्या है, तदर्थ अतियोग अयोग मिथ्या योगात समनस्कम इंद्रियम विकृतिम आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धि उपघाताय संपद्यते सामर्थ्य योगात पुनः प्रकृतिम आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धिम आप्यायति। इसका अभिप्राय ये होता है कि इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग में मन सहित विकृति को प्राप्त होती हुई अपनी अपनी बुद्धि के उपघात के लिए होती हैं, और यही इंद्रियां अपने अपने विषयों का समयोग होने पर प्राकृत अवस्था को प्राप्त करते हुए उचित रूप में अपनी बुद्धि को, अर्थात विषय का जो ज्ञान होना है उसको आप्यायित करती हैं, मतलब उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यही सब जो है वो किसका हेतु बोला गया है, शुभ का भी हेतु और अशुभ का भी हेतु। यानी हीन मिथ्या अति योग होगा तो अशुभ होगा, अर्थात रोग होगा, और संयोग होगा तो क्या होगा, जो है वो शुभ होगा, यानी स्वास्थ्य होगा। तो अब इसमें जो, क्योंकि हमने हमेशा ही जो इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है उसको चक्षुर इंद्रिय ही आयुर्वेद में माना गया, और वैसे भी चक्षुर इंद्रिय जो है वो सभी पांचों ज्ञानेंद्रियों में प्रधान होती है। हालांकि हम अपने जीवन में देखते हैं, हम किसी भी इंद्रिय को कम करके नहीं देख सकते, तथापि कोई ना कोई जो है वो उसका नेतृत्व करने वाला होता है। तो इस समय में जो नेतृत्व करती हैं ज्ञानेंद्रियों का वो चक्षुर इंद्रिय करती है। तो चक्षुर इंद्रिय में ही वो कहते हैं कि अयोग की स्थिति क्या है। अयोग की स्थिति ये है कि किसी भी कारण से जो विषय है वो इंद्रियों के साथ में संपर्क में आया ही नहीं है, तो उसमें फिर जो ज्ञान है वो प्राप्ति नहीं होगा। अगर अयोग है, अगर हमें जो विषय है वो इंद्रिय के साथ सही से पहुंच ही नहीं पा रहा है, जैसे बहुत दूर है कुछ, तो वो हम आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो अयोग है वो। लेकिन अगर उसमें ज़बरदस्ती प्रयास करते हैं तो उससे वो इंद्रियों में विकृति उत्पन्न होती है। या फिर जैसे मान लीजिए कि बहुत पास है, बहुत पास से करते हैं तो भी वो रोग का कारण हो जाता है, क्योंकि विषय का जो संयोग है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे होना चाहिए। जितना एक डिस्टेंस बताया गया है कि ये विजुअल रेंज है और एक डिस्टेंस पे हमको पढ़ाई करनी है, या जो भी हम देख रहे हैं वो एक डिस्टेंस से देखना है। अभी आजकल हम क्या देखते हैं कि जो है बहुत नज़दीक से भी बच्चे जो हैं वो अपना फ़ोन देख रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं या बहुत दूर से भी देख रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, यानी कि जो विषय का संयोग है वो प्रॉपर इंद्रिय के साथ में नहीं हो पाया है। तो जब नहीं हो पाता है तो उसको हम अयोग कहते हैं, ठीक है। और अति योग आप समझते ही हैं कि किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक प्रयोग करना, ठीक है ना। जैसे सारा टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वीडियोस देखते रहना, मोबाइल देखते रहना, आवश्यकता होने पर ठीक है, लेकिन पूरा पूरा दिन अति योग, हर समय ही वही करते रहना, या हर समय ही पुस्तक लेके सामने वो हम कुछ भी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अति योग हर किसी चीज़ का ही खराब है। इसी तरह से कानों का भी हम सोच सकते हैं कि हमेशा ही कुछ ना कुछ कान में, आजकल आप देखते हैं कि डिवाइसेस हैं जो कि बिल्कुल ईयर ड्रम तक जो साउंड है उसको पहुंचाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने कानों में वो लगा रहे। और हमारी बात तो सामने वाला, अगर कहीं हम चार लोगों के बीच में बैठे हैं तो हमारी बात तो शायद वो सुन ले थोड़ी बहुत, लेकिन जो हमसे बोला जा रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसी को सुनाई नहीं देता है। हम गाना सुन रहे हैं तो वो, हम मेट्रो में बैठ के गाना सुन रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर कोई भी वीडियो सुन रहे हैं, तो हमारी क्या होगा कि कान में लगा हुआ होगा तो बाकी सब लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वो हम सुनते रहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अति सन्निकर्ष किसी भी विषय का होता है तो वो भी जो है वो रोग पैदा करने वाला होता है। और मिथ्या योग का मतलब ये होता है कि
हम जो उसका यूज़, जो एक्चुअल यूज़ है वो ना करके हम क्या कर रहे हैं, उसका परवेसिव यूज़ कर रहे हैं। परवेसिव वो होता है यानी कि जिससे हमें विकृति ही उत्पन्न होती है। मान लीजिए हमें नेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम एक ऐसे विभत्स दृश्यों को बार बार देख रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कभी जो है वो अपने कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, वो मारा मारी वाली गेम खेलते हैं, वो ब्लडी इस तरह से ब्लड बह रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई जैसे आजकल हम देखते हैं कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो युद्ध की ही जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे टीवी चैनल्स पे और इधर उधर, और हमारे पास वीडियोस भी आते हैं। तो हर समय विभत्स दृश्यों को देख रहे हैं कि कोई कटा हुआ पड़ा है, कि कोई कुचला हुआ पड़ा है, किस किस तरीके के दृश्य यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो होता क्या है, या किसी भी बाकी भी इंद्रियां हैं जैसे कि हमारे कान हैं, अगर हमारे कानों में हमेशा बमों की आवाज़ें आ रही हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, कोई करुण स्वर आ रहा है, कोई आर्त स्वर आ रहा है, कोई रोने का, तो ये सारे जो स्वर, ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं। स्पर्श में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है स्पर्श का एक काम है कि हम उसका संयोग करें, लेकिन कई बार हम ही देखते हैं कि जितने भी ये प्रसाधन हैं, ये जो मेकअप करते हैं सब लोग, तो ये जो मेकअप है, ये जो प्रसाधन है, ये सब जब टच में आते हैं तो उसके साथ में हमें अति योग की भी संभावना रहती है। अत्यधिक सुंदर दिखने के लिए जो भी उसके ऊपर लगाया जाता है, फेस पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, कभी टैनिंग हटाने के लिए लगाते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स। आप देखते हैं कि ये सारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली तो बाजार जो है वो प्रमोट करता है कि इसको लगाने से गोरे हो जाएंगे, इसको लगाने से सुंदर हो जाएंगे, ऐसा करके। तो ये सब जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो अति योग में भी हो जाती हैं, और उसके साथ साथ वो जो है वो विकृत योग में भी हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि स्किन एलर्जीज कितने प्रकार की आती हैं। स्टीरॉइड्स का यूज़ कर लिया जाता है जल्दी से अपनी ये झाइयाँ और ये सब ये हटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। तो इन सब से क्या होता है, फाइनली जो स्टीरॉइड है वो स्किन में कट लगा देता है, ब्लैक कर देता है, यानी कि बहुत सारे जो कुष्ठ रोग जिसको हम कहते हैं, जिसमें त्वचा कुत्सित हो जाती है, खराब हो जाती है, उस तरीके के भी हम देखते हैं। तो ये विकृतिम आपद्यमानम, जब इन कहते हैं समनस्कम इंद्रियम, जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं समनस्कम इंद्रियम, समनस्कम इंद्रियम का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर हम हर समय जो है वो कुछ मार काट इस प्रकार के दृश्य देखते रहते हैं, जो विभत्स दृश्य होते हैं जिसमें एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, ये सब दृश्य अगर हम देखते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मन के अंदर भी जो भाव है वो कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उद्विग्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम हमेशा डिस्टर्ब से रहते हैं। उद्विग्न का मतलब होता है एंग्जाइटी में रहते हैं, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, माइंड में एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, क्योंकि चारों तरफ अजीब अजीब तरह के दृश्य हम देख रहे हैं। और इसके अलावा क्या क्या बढ़ने लगता है, दीनता में हमें बहुत भय हो लगने लगता है कि बाहर जाए कि नहीं जाए, है ना। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं ये जो सारी फ्लड देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में एक प्रकार का कुछ एरियाज पानी में डूबे हुए हैं और फ्लड आई हुई है। तो अब जब इसके दृश्य देखते हैं तो घर से बाहर निकलते समय कितना डर लगता है, पता नहीं कहाँ फंस जाएंगे, हमारी वो सड़क धंस गई तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम देखते हैं और बार बार देखते हैं तो क्या होता है फाइनली कि हमारे मन में एंग्जाइटी बढ़ती है, उद्विग्नता बढ़ती है, और क्या क्या बढ़ता है कि हमारा मन दीनता के भाव से भर जाते हैं, जैसे हेल्पलेस कि हम कर ही कुछ नहीं सकते हैं, हमारे चारों तरफ इतना बुरा हो रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, समनस्कम इंद्रियम जो है वो क्या है, विकृतिम आपद्यमानम, यानी जो हमने इंद्रियों से ग्रहण किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज़ होती है परसीव करना, एक जो हम परसीव करते हैं उसी के ऊपर तो कॉग्नाइज करेगा ना, जो हमारा माइंड है वो उसी चीज़ को जो है कॉग्नाइज करेगा, उसी में थिंकिंग प्रोसेस या कॉग्निशन होगा जो कि हमारी इंद्रियों ने परसीव की होगी। तो जब हमारी इंद्रियों ने उसको ठीक से परसीव नहीं किया, या तो उसके साथ संयोग हुआ नहीं है, या तो अत्यधिक मात्रा में संयोग हुआ है, या फिर उसका विकृत स्वरूप सामने आया है, नेगेटिवली उसका यूज हुआ है, तो वो सब चीज़ें भी हमारे माइंड को अफेक्ट करती हैं और हमारा मन जो है वो दीनता के स्वभाव वाला हो जाता है, यथा स्वम। इसीलिए बुद्धिम उपघाता है, जो भी है उसी प्रकार की बुद्धि का उपघात, जो विषय का ज्ञान होना है उस बुद्धि का भी उपघात हो जाता है। और अगर समयोग करते हैं तो समयोग में जब होता है तो बुद्धिम आप्यायति, यानी कि बुद्धि को उत्पन्न करता है, जो विषय ज्ञान जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है।
ये इंद्रियों के, असल में हमने बताया ही था कि पहले भी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि मन जो है वो अपने स्वतंत्र रूप से तो अपने विषय, चिंते, विचार इत्यादि को ग्रहण करता ही है, लेकिन साथ साथ मन का जो कार्य होता है वो इंद्रियां, जो बाकी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, उनके साथ भी संलग्न होकर कार्य करने का काम मन जो है वो करता है। तो इसमें क्या है, मनसस्तु चिंत्यम अर्थः, ये जो मन का अर्थ जो है, विषय जो है वो चिंत्य है। और इसमें तत्र मनसो मनोबुद्धेश्च तएव समान अतिहीन मिथ्या योगः प्रकृति विकृति हेतवो भवन्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये पहले तो जो समनस्कम था, ये इंद्रियों के साथ में जब मन है और इंद्रियों के विकृत स्वरूप में या अति योग में या अयोग में विषयों के साथ संयोग करने पर जो मन पे प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में बात हुई। अब यहाँ पर है कि एक्सक्लूसिवली जो मन के अपने विषय हैं, केवल अपने विषय हैं, उन विषयों में जो चिंतन उसका प्रमुख कार्य है, चिंत्य है, तो उसमें मन और बुद्धि का जो है वो अति योग, हीन योग और मिथ्या योग विकृति के हेतु होते हैं, और अगर संयोग होता है तो वो प्रकृति का हेतु होता है। यानी कि जब मनसस्तु चिंत्यमिति अर्थः, जब जो इंद्रिय निरपेक्ष मन ग्रहण करता है, चिंतन क्या है कि जो इंद्रिय निरपेक्ष ग्रहण करता है। हम समझते, हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी हमारे सामने कोई नहीं भी होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मदर होती है, उसके सामने हमेशा बच्चा नहीं होता, लेकिन वो जब भी सोचती है अपने मन में तो उसको वो सब अपना बच्चा या बेटा या बेटी या पुत्री सब दिखाई देने लगते हैं। हम जिसके साथ भी अटैच होते हैं, जिसके साथ हम अटैच नहीं भी होते हैं, हम जो भी सोचना चाहते हैं वो कभी कभी हमारे आंखों के सामने नहीं भी होता तो भी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, इंद्रिय निरपेक्ष जिस ज्ञान को मन प्राप्त करता है वो कहलाता है चिंतन। तो ये चिंत्य कहलाता है, ये मन का विषय है, और ये प्रधानता के कारण कहा गया है क्योंकि मन के विषयों सुख आदि का अनुपादन किया गया है। दोष रूप में इसमें नहीं विचार करना चाहिए, यानी दोष में इसकी उद्भावना नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। यानी इसलिए यह ना कहना ही दोष है, यह नहीं समझना चाहिए। यानी कि मन का विषय चिंत्य है, और चिंतन कोई दोष नहीं है ना, चिंत्य कोई दोष नहीं है। चिंतन और चिंता ये दो प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्र स्पष्ट करता है कि चिंतन जो है वो तो मन का विषय है, कर्म है, वो तो वो करेगा। लेकिन चिंता, क्योंकि चिंतन जो होता है वो हमेशा हमारी क्रिया के लिए होता है। जैसे हमने कर्म की परिभाषा में भी पढ़ा था, कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, कर्म न अन्यद अपेक्षते, ये आगे था। लेकिन कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, कर्म जो है कर्तव्य, जिसको किया जाता है, जिसको किया जाना चाहिए, वो कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य के बारे में तो मन चिंतन करेगा कि क्या किया जाना चाहिए, ये चिंतन है और ये अनिवार्य है। क्योंकि जब वो ये चिंतन करता है तभी वो क्रिया यानी कि प्रोसेस का निर्धारण करता है कि वो फाइनली जो कर्म करने जा रहा है वो कैसे करेगा। तो वो जो उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में जब सोचता है तो वो चिंतन कहलाता है। तो वो कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब वो चिंता में परिवर्तित होता है, चिंता कब होती है, जब हम कर्म के फल की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि तीन ही चीज़ें हमारे पास हैं, हमारा जो अधिकार है, जो हमारा नियंत्रण क्षेत्र है, वो तीन चीज़ों तक है, एक कर्तव्य, एक क्रिया और एक कर्म। उसके बाद क्या होगा, दिस इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नली कंट्रोल होता है, ये इंटरनल कंट्रोल का विषय ही नहीं है। लेकिन जो इंटरनल कंट्रोल का विषय नहीं है, अगर उसके ऊपर मन जो है वो बार बार चला जाता है तो वो क्या है, वो चिंतन का अति योग है। और जब यही होता है, चिंतन का अति योग होता है, तभी उसके कारण जितनी भी मानसिक व्याधियां हम देखते हैं वो सब मानसिक व्याधियां उसी से होती हैं। ठीक है ना। एक तो होता है अलर्ट रहना, एक होता है अलर्ट रहना। तो चिंतन क्या करता है कि हाँ भाई अभी फ्लड सिचुएशन है, हम अलर्ट हैं, हम अननेसेसरली सड़क पे नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने ये चिंतन किया और हमने ये क्रियाविधि को सोच लिया, प्रोसेस सोच लिया, नहीं नहीं ये वाला रास्ता बंद है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, हम ये सब चिंतन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर इसी चिंतन में हम यही करते हैं कि हम जैसे ही जाएंगे, जहाँ से निकलेंगे वहीं से सड़क धंस जाएगी और मेरी गाड़ी या मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं अंदर समा जाऊँगा और मैं समाप्त हो जाऊँगा, फिर उसके बाद मेरे घर का क्या होगा। सो ये क्या है, ये ओवर है। ये चिंतन जो है वो चिंता में परिवर्तित हो गया है। तो जब भी चिंता होती है तो ये समझ लेना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि चिंता हमेशा कर्म फल के प्रति होती है और चिंतन हमेशा कर्म की प्रक्रिया या कर्म के विषय में होता है, कर्तव्य के विषय में होता है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि चिंतन जो है वो दोष नहीं है, अपितु चिंतन का भी फिर हीन, मिथ्या, अतियोग। हीन या अयोग है ना, तो हीन योग है, बिल्कुल सोचे विचारे बिना ही काम करते हैं सारा। बोला ना कि कर्तव्य क्या है और क्या अकर्तव्य है, सबसे पहला स्टेप है चिंतन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ही नहीं किया, क्या कर्तव्य है क्या नहीं है, बस जो करना है वो करना है। तो वो वाली जो स्थिति है वो हमेशा ही रोग की स्थिति को उत्पन्न करती है। तो इसलिए चिंतन गलत नहीं है, लेकिन हीन योग हो गया उसका, बिल्कुल किया ही नहीं। अति योग हो गया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अति योग हो गया तो भी वो भय की उत्पत्ति करेगा, तो भी वो हिंसा की उत्पत्ति करेगा, तो भी वो बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति करेगा। तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बारे में कहा। अब इसमें चिंत्य के अति योग तथा मनोबुद्धि के चिंतन, ध्यान आदि लक्षण के विकृति होती है, क्योंकि बुद्धि फाइनली क्या करती है, अगर हम इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो मन जो है वो काम करते हैं एक एडवोकेट की तरह। एक मुकदमा है, एक चिंतन है, एक चीज़ है कि इसके ऊपर हमको कोई ना कोई फैसला लेना है, तो वो सब जो है मन करता है। और मन क्या करता है, एडवोकेसी करता है। एडवोकेसी क्या करता है कि मतलब, क्योंकि मन जो है उसके अंदर 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस, है ना। तो जो हमने पहले भी पढ़ा इसमें कि सत्व, रजस और तमस जो वो हैं, जो गुण हैं, वो जब जब मन के ऊपर हावी होते हैं तो उसी प्रकार की तरफ, उन्हीं प्रकार के विषयों की तरफ हम इंक्लाइंड होते हैं। तो अब मन जो है वो क्या कर रहा है कि वो जब एडवोकेसी करता है तो वो सात्विक, राजसिक, तामसिक जो प्रभाव है उसके ऊपर, उसके हिसाब से एडवोकेसी करता है। और बुद्धि जो है वो फाइनली क्या है, जज है, निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चय कौन करता है, बुद्धि करती है। तो बुद्धि जो है वो जज की तरह काम करती है। और मन कैसे काम करता है, एडवोकेट की तरह काम करता है, क्योंकि वो चिंतन करता है, फिर उसके सारे गुण दोष बताता है, फिर ये बताता है कि इसमें गुण किस तरफ जो मतलब हमारा केस है उसके मेरिट्स कितने ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स कितने कम हैं। और फाइनली जब वो ये सारी प्रोसेस रख देता है तो फिर बुद्धि जो है उसके ऊपर निर्णय ले लेती है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। तो अति चिंतन भी जो है वो विविध रोगों को उत्पन्न करेगा, अचिंतन भी रोगों को उत्पन्न करेगा। और मिथ्या चिंतन, मिथ्या चिंतन का अर्थ क्या होता है कि जो है ही नहीं, हमारी जो आर्बिट्रेरी थॉट प्रोसेस होती है। आर्बिट्रेरी थॉट प्रोसेस का मतलब ये है कि जो है ही नहीं, जैसे सपोज अगर हमारे मन में कैसी चिंताएं होती है, जैसे अगर मान लो बच्चा लेट हो गया और वो वापस आने में लेट हो गया, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम एक ये नहीं सोच रहे कि ट्रैफिक जाम में भी फंस सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले जिसके साथ हम ज़्यादा अटैच होते हैं, हमारे माइंड में कैसे कैसे नेगेटिव ख्याल आते हैं, कोई फंस ना गया हो, किसी ने उसको रोक ना लिया हो, किसी ने उसको एबडक्ट ना कर लिया हो, कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, यानी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी माइंड में आती हैं। जिससे हम जितना ज़्यादा अटैच होते हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी थॉट प्रोसेस है। और यही आर्बिट्रेरी थॉट प्रोसेस ये थोड़ी सी होती है तो ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा कंसर्न है, जो चिंतन है, जो होना चाहिए। लेकिन अगर ये अति मात्रा में हो जाती है तो उसमें ये होता है कि वो 5 मिनट भी लेट हुआ तो पता चला कि पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है और ये सब हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको हमें किस तरीके से समयोग में लाना है, ये हमको देखना है। तो फाइनली जो है चरक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तद इंद्रिया नाम समनस्का नाम अनुपतप्ता नाम अनुपतापाए प्रकृति भावे प्रयतितव्यम एभिर हेतुर्भि तद्यथा। यानी कि मन सहित सभी जो हैं वो अनुपतप्त, अनुपतप्त का अर्थ ही होता है अविकृत, तप्त का अर्थ होता है विकृत और अनुपतप्त का अर्थ होता है अविकृत। इंद्रियों के अनुपताप यानी कि
सुख या अविकृत भाव, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ताप का अर्थ है कष्ट के लिए इन हेतुओं से इंद्रियों के स्वस्थावस्था में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हीन मिथ्या अति योग में जो इंद्रियां हैं वो भी कष्ट पाती हैं, तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो इसके लिए काम करना चाहिए। तद्यथा सात्मेन्द्रियार्थ संयोगेन बुद्ध्या, जब सात्म्य इंद्रियार्थ, साथ में क्या होता है, आत्मनः सह, यानी कि ऐसा संयोग जो हमारी आत्मा के अनुकूल हो, यानी हमारे देह के अनुकूल हो, यानी कि हमें प्रसन्न करने वाला हो। हमें अनुकूल कौन लगता है, जो हमें किसी प्रकार का कष्ट ना दे। कोई कष्ट देता है तो हमें अनुकूल नहीं लगता है। तो साथ में इंद्रियार्थ संयोग बुद्धया सम्यग अवेक्ष्य, यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धि द्वारा सम्यग, क्या वो सही है, अवेक्ष्य यानी कि वो उसको देखना है, और देख कर बुद्धि से भली प्रकार देखकर उचित और अनुचित रूप में कर्मणा सम्यक प्रतिपादेन, सम्यक कर्मों का प्रतिपादन करना है। कैसे करना है सम्यक, कैसे पता चलेगा, देश काल आत्म गुण विपरीत उपसेवन, यानी कि जो देश काल और आत्म, अब देश क्या है, देश के गुण, देश के गुण क्या हैं, जो बाहरी देश है और जो अनूप देश है, साधारण देश है या जंगल देश में हम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता होना चाहिए कि अनूप देश में पहले ही कफ वृद्ध रहता है, जंगल में वात रहता है, और साधारण में सब ठीक रहता है। तो हमें उसके हिसाब से अपने आहार और विहार को सेटल करना चाहिए। और दूसरा देश है हमारा खुद का शरीर। ये शरीर जो है वो किस प्रकृति वाला है, हमें उसके अनुकूल, उसके विपरीत द्रव्यों का सेवन करना चाहिए ताकि वो समभाव में रहे, क्योंकि समता ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। काल गुण, अब काल गुण हमने काफ़ी इससे पहले काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि ऋतुचर्या का अर्थ क्या होता है, कि ऋतु के अनुसार हम अपने आहार विहार को तय करते हैं। और आत्मगुण, आत्मगुण जो है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रकृति भी आ जाती है उसके अंदर, और इसके अलावा भी जो हमारी खुद की इंक्लिनेशन, यानी इसमें जो है मानसिक वाले भाव भी इसी में आ जाते हैं, प्रकृति और विकार। तो इनके विपरीत गुणों का सेवन करने से ही अपना भला चाहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको, मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति को, तस्मात् आत्महितम चिकीर्षिता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृतिम आस्थाए सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। यहाँ पर उन्होंने कहा इसलिए अपनी स्मरण शक्ति को ठीक रखते हुए, स्मरण शक्ति को ठीक रखने का क्या अभिप्राय हुआ कि स्मरण शक्ति ही हमें बताती है कि पिछली बार जब हमने ये दही का सेवन रात को किया था तो सुबह तक सारे पैरों में और हाथों में, फेस पे जो है वो एडिमा हो गया था, स्वेलिंग हो गई थी। ये जब हमें पता चल जाता है, स्मरण रहना चाहिए तो सब कुछ, और ये भी बातें हमेशा स्मरण रहनी चाहिए कि क्या मैं अपनी इंद्रिय और अपने मन का हीन मिथ्याति योग तो नहीं कर रहा या कर रही। यदि ये स्मरण रहता है तो पहले स्मृति को स्थित करते हुए, और सर्वदा सर्वेण सर्वम सर्वदा, यानी कि हमेशा ही सावधानी पूर्वक सर्वदा स्मरण रखना है। ऐसा नहीं कि आज याद है चलो कल भूल गए, ऐसा नहीं, हमेशा याद रखना है। और करना क्या चाहिए, सद्वृत्त का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और सद्वृत्त के अनुष्ठान में बहुत सारी बातें, सदाचार यानी कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से सही हो उसके विषय में, इसके विषय में चरक ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिनको कि मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में लेना चाहूँगी, क्योंकि इस समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सदाचार का ही पालन है। सदाचार का पालन ना करने से ही इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों का हीन मिथ्याति योग कर रही हैं। अगर सदाचार या किस प्रकार से हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और हमारा बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए, यदि वो सही होता है तो उसके बाद से बहुत सारी व्याधियों से हम बच सकते हैं। और उसका जो है वो बिल्कुल आज के समय के भी चीज़ों से उसको डायरेक्ट जोड़ते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में इस विषय को लेंगे। तो नेक्स्ट में हम तद अनुतिष्ठन से प्रारंभ करेंगे, यानी कि 18 नंबर गद्य से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।